Now, in this video, we should cover the income tax, revision of income tax. Actually, my old video is about the revision of the chapters. So please don't tag these videos before you take classes about the subjects. Okay. I usually try to revise in minimum slot of time. Okay, so this also video is in the series of revision, and this video I'll try to cover more and more, even though 80 to 90% of the income tax for the BCom second year, because I just completed the batch of the BCom second year. So I want to revise the subject. I'll try, okay, uh, to cover 90% or more than 90% of the syllabus in the single video. Firstly, in the video, firstly, what is the income tax? Actually, income tax is a direct tax. Okay, we all know the direct tax or indirect tax. Okay, so income tax is a direct tax which is applied on the income directly. Okay, what is the slave rates? The slave rates is for the individuals, there is 2,50,000 to 1 lakh, till 2,50,000 nil rate. From 2,50,000 to 1 to 5 lakh is 5% of the above 2,50,000. Okay, then from 5 lakh to 10 lakh there is a rate of I think 10%. Okay, and then 5 lakh, above 5 lakh, 5 lakhs to 10 lakh there is rate of 20%. Above 5 lakh, oh sorry, above 10 lakh. Okay, this is the slab rates. Then the second is, now what is the previous year and what is the assessment year? Previous year is actually the year, for the year you should pay tax, and assessment year is the period starting from April ending on March, and March of the next year. And previous year income on in a year is taxable in the next year. प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आप अर्न करते हो उसका इस साल टैक्स दोगे. सिंपल सी बात है कि आपको नहीं पता कि आप कितना इनकम अर्न करने वाले हो, तो इस साल के इनकम पे इस साल टैक्स देना पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली. ओके, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल. सो प्रीवियस ईयर में जितना कमा लिया उतने पे इस बार टैक्स देना है. ठीक है. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पेपर. इंडिविजुअल, एच यू एफ, यू पी, बी ओ आई, कंपनी, फर्म, ये सारे डेफिनेशन में आएंगे. अच्छा, सेकेंड ईयर के सिलेबस में आप लोग के एच यू एफ का जो टैक्सेशन है वो भी है, और फर्म का टैक्सेशन डायरेक्ट 30% लगता है फर्म पे. ठीक है, वो भी है. सारा कुछ तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, मैं जितना मुझसे हो पाएगा इस वीडियो में उतना मैं कवर करने का ट्राई करूँगी. आई ट्राई माई बेस्ट. ओके, फिर आ जाते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस. पता है उसकी बेसिक कंडीशंस. बेसिक कंडीशंस क्या है? अ पर्सन हु इज stay in India in previous year for a period of more than 182 days. And the second condition is any person who stayed 60 days or more in the previous year and 365 days or more in the last 4 previous years. This is two basic conditions. Then what is the additional conditions? Additional condition is if he stayed in India at least 2 out of 10 previous years, and he is stayed in India for a period of 730 days in the last 7 years. ओके, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेजिडेंट. बाकी अगर इनमें से फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई होंगी तो नॉट नॉन रेजिडेंट. और अगर बेसिक सेटिस्फाई हुई और एडिशनल सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ओके, अभी क्या है कि अगर जैसे कि आप अगर क्या हो नॉट नॉन रेजिडेंट हो, तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ जो सैलरी वाली इनकम है वो होगी टैक्सेबल, और या फिर जो हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम नॉन रेजिडेंट की भी टैक्सेबल नहीं होगी. और अगर हाउस प्रॉपर्टी कहीं आउट ऑफ इंडिया है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की भी टैक्सेबल नहीं होगी. बिजनेस इनकम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की तो होगी टैक्सेबल, और नॉन रेजिडेंट की कोई बिजनेस इनकम टैक्सेबल नहीं होगी अगर बिजनेस बाहर का है तो. ठीक है, रेजिडेंट की तो सारी इनकम टैक्सेबल है, उसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है. ओके, अब मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, जिसने एक बार इनकम टैक्स पढ़ा है उसी के लिए ये वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी. मेरी सारी वीडियोस में मैंने स्पीड पकड़ा है. ठीक है ना, तो आप ये सोचो कि सिर्फ इस वीडियो को देख के एग्जाम देने चले जाए, दिस विल नॉट पॉसिबल. मैंने हर एक जो प्रोविज़न है उस पर 2-3 क्वेश्चन क्लास में करवा रखे. जब तक आप प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करोगे खाली प्रोविज़न पढ़ के जाने का कोई सेंस नहीं है. यू शुड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. ओके,
नेक्स्ट इज रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बाद में मैं आ जाती हूँ डायरेक्टली सैलरी पे। ठीक है, सैलरी इनकम में क्या आ जाता है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस वगैरह है ना। तो क्या सबसे पहले बताओ कि अलाउंसेज और परक्विजिट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अलाउंसेज एंड परक्विजिट। अलाउंसेज आर द रुपया, पैसा दिया है आपको, क्या किया है, मेडिकल के लिए पैसा दे दिया है, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसा दिया है। तो फिर मैम परक्विजिट क्या होता है, परक्विजिट मतलब आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अलाउंसेस मतलब आपको उस फैसिलिटी के बदले में पैसा दिया है, जैसे कि आपको घर रेंट पे लेना था, आप वहाँ नहीं रहते थे जहाँ पे वो कंपनी है, और कंपनी का क्या करना है, कंपनी का जो बिजनेस है, तो उसके लिए कंपनी चाहती है कि आप वहीं पर स्टे करो, तो कंपनी क्या करेगी कि जितना रेंट पे जिस रेंट पे घर मिल सकता है ना, वो रेंटल अमाउंट 10,000 चाहे 20,000 है, तो वो रुपया आपको दे देगी, उसको बोलेंगे अलाउंसेस। परक्विजिट क्या होता है, परक्विजिट मतलब रुपया नहीं देगी, वो घर ही दे देगी, इस घर में रहो आप आराम से। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज दे देगी कि आप अगर बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में आपको जो खर्चा लग रहा है वो हम दे रहे हैं। ठीक है, वो हो जाता है फैसिलिटी। और जो खर्चा मेडिकल फैसिलिटी देना तो क्या हो गया, परक्विजिट। और मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसा देने क्या हो गया, अलाउंसेस। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन है, या तो फिर बिल्ला वाले ने अपना खुद का स्कूल बना दिया, क्या बोलता है मेरे सारे जो एम्प्लॉयज है उनके बच्चे जो है वो इसी स्कूल में पढ़ेंगे, उसने क्या किया, परक्विजिट दी। ठीक है ना, बाकी क्या होगा कि जहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जितना फीस लग रहा है हम आपको पैसा दे देते हैं, वो हो जाता है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस मतलब पैसा, और परक्विजिट्स मतलब कि फैसिलिटी देना। ठीक है, अब मैं वन बाय वन बहुत ही स्पीड में मतलब डिस्कस कर लेती हूँ सारी सैलरीज। ठीक है, कि जो भी अलाउंसेस और परक्विजिट्स है वो सारे है ना। डीएनएस अलाउंस का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता। सबसे फर्स्ट आ जाते हैं हम, सैलरी की कंपटीशन कैसे होगी। सबसे फर्स्ट आ जाएगा सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स इज ग्रोस सैलरी डिडक्टेड फ्रॉम द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी उसमें से लेस होता है, आपको पता है ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो पहले ऐड होता है फिर लेस होता है। ठीक है ना, तो वो भी है कॉन्सेप्ट। और प्रोफेशनल टैक्स भी लेस होगा, तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है, यानी अलाउंस टैक्सेबल होता है, एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होती है, अरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होती है। क्या मतलब अरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी, मतलब हमें पैसा मिल गया, काम करना बाकी है, वो जाता है एडवांस सैलरी, पैसा पहले ही मिल गया अभी तक काम करना बाकी है। और अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि हमें क्या हो गया है, अब बहुत सारा काम हम कर चुके पर पैसा अभी तक नहीं मिला है, पैसा ड्यू है, 2 महीने का काम कर चुके लेकिन दोनों ही मंथ की सैलरी ड्यू है, उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ सैलरी। ओके, अब आ जाते हैं लीव ट्रिवल, सॉरी लीव इनकेशमेंट। इसका एक प्रोविजन है, अलग से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बीकॉम के एग्जाम में। जैसे ये जो वीडियो है वो आईपीसीसी वाले भी देख सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले भी देख सकते हैं, जिनके इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो सारे लोग देख सकते हैं। मैं पांचों हेड के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन लेने वाली हूँ। ठीक है, इस वीडियो में। तो लीव इनकेशमेंट का मतलब क्या होगा, कैश इक्विवेलेंट, चार चीजों में आपको कंपेयर करना है, विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। चार चीजें कौन सी है, सबसे पहले तो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, सेकंड आ जाता है अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या स्पेसिफाइड किया, 3 लाख, मतलब एक तो हो गया 3 लाख, दूसरा हो गया 10 मंथ्स की सैलरी, और तीसरा हो गया लीव इनकेशमेंट जो एक्चुअली रिसीव होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और लास्ट हो गया कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द अर्न लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एवरेज सैलरी का, पर कैश इक्विवेलेंट जितना कैश मिल सकता था लीव सैलरी, मतलब आपने लीव ली है, ठीक है, वो लीव नहीं लेते तो उसमें जितना कैश मिल सकता है, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर जितना अमाउंट जा रहा है ना, तो उसका 10 मंथ्स की सैलरी का 3 लाख का, और जो एक्चुअल में लीव इनकेशमेंट का अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, इन चारों में से जो लिस्ट अमाउंट है वो एग्जाम है, बचा हुआ सारा लीव इनकेशमेंट क्या होगा, टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अब आ जाता है सैलरी ग्रेचुइटी का प्रोविजन भी तो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी सारी की सारी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, एग्जाम, सॉरी सारा का सारा ग्रेचुइटी का अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन बचा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके लिए बोला है कि जो 15 डेज की जो सैलरी है, 15 डेज की सैलरी ऑफ द ईच ईयर ऑफ सर्विस, और 10 लाख, और जो ग्रेचुइटी एक्चुअली रिसीव्ड विच एवर इज लेस,
और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि कवर नहीं होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में, तो उसके लिए बोला हाफ मंथ सैलरी ऑफ द ईच कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, अगर ये बीकॉम में आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप आईपीसीसी के लिए या सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इनके प्रैक्टिकल से सॉल्व करना। ए से पढ़ने से, खाली प्रोविजन पढ़ने से या रिविजन लेक्चर से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उतना जो अमाउंट है विच एवर इज लेस 10 लाख एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, और जो 15 डेज ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज एग्जाम्ड अदरवाइज टैक्सेबल है। ठीक है, फिर आ जाता है पेंशन। पेंशन में अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव होती है और अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव नहीं होती है, दोनों का अलग अलग प्रोविजन है। दिस इज प्रोविजन इफ यू रिसीव द ग्रेचुइटी देन 1/3 ऑफ द अमाउंट इज एग्जाम्ड। जितना मिलता है पेंशन का अमाउंट उसका 1/3 एग्जाम्ड है। और अगर यू आर नॉट रिसीव द ग्रेचुइटी और इवन यू आर नॉट yeah, if any employee who is not receive the gratuity then half of the amount of the pension is exempt. Okay, और बचा हुआ सारा टैक्सेबल रहेगा। फिर आ जाता है पेंशन के बाद में एन्युटी वगैरह तो है, वो तो टैक्सेबल है ही है, इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाता है इसमें कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड अंडर द वॉलेंटरी रिटायरमेंट। इसमें आ जाता है 5 लाख तक एग्जाम्ड है। ठीक है, और इसमें थोड़ा और प्रोविजन है, बट अभी इतना से याद रखते हैं, हम इतना ही डिस्कस करते हैं। फिर आ जाते हैं बहुत सारे अलाउंसेस के बारे में। ये तो थे अलग प्रोविजंस, अब अलाउंसेस में आ रही हूँ मैं, वन बाय वन सारे अलाउंसेस डिस्कस करूँगी। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या 50% ऑफ द सैलरी, अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे इन 4 जगह पे रहते हो तो आपका 50% ऑफ द अमाउंट, और बाकी किसी भी जगह पे रहते हो तो 40% ऑफ द अमाउंट क्या है सैलरी का कंसिडर करना है एग्जाम्शन के लिए। दूसरा होता है जितना एचआर आपको मिला है, हाउस रेंट अलाउंस जितना मिला है। और थर्ड आ जाता है द एक्सेस ऑफ द रेंट पेड ओवर द 10% ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी का 10% देख लो और उसमें से जो रेंट पेड है, रेंट पेड में से ये घटा दो जितना बचता है वो। ठीक है, एक्सेस ऑफ द 10% ऑफ द सैलरी ओवर द रेंट पेड, वो देखना है। ये तीनों चीज़ों में से जितना भी कम है वो तो क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट, बचा हुआ क्या हो जाएगा टैक्सेबल। फिर आ जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो फर्स्टली तो इंक्लूड होगा सैलरी में, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि पहले सैलरी में इंक्लूड होगा और लास्ट में जाके वापस क्या हो जाएगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 16 में। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसको अलग प्रोविजन है, उसको बोलते हैं कि 5,000 20% ऑफ द सैलरी और एंटरटेनमेंट अलाउंस विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट अदरवाइज टैक्सेबल। ओके, हॉस्टल एक्सपेंडिचर है तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन एग्जाम्प्टेड। मतलब आप सोचो 300 पर मंथ यानी 300 इंटू 12 फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 300 इंटू 12 इंटू 2 कर लो, या तो कितना हो रहा है 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, वो आपको चॉइस तो मिल जाएगा। ये जो थे अलाउंसेस फॉर द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, उसके लिए ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए 70% ऑफ द अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। अब अच्छा ट्राइबल एरिया 200 पर मंथ एग्जाम्प्ट है। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, रिसर्च अलाउंसेस। इन सब में बोला है कि ये सारे जो है वो अगर स्पेसिफिक जो एक्सपेंडिचर को परफॉर्म करने के लिए है तो ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है ना, जितना भी यूटिलाइज हो रहा है उस पर्पज के लिए वो। और ट्रांसफर अलाउंस एग्जाम्प्ट है, फॉरेन अलाउंस एग्जाम्प्ट है, टिफिन अलाउंस टैक्सेबल है, टिफिन अलाउंस क्या है टैक्सेबल है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल है, और पर्क विजिट्स पे आ जाता है। ठीक है, ये जो मेन अलाउंसेस थे वो मैं डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं पर्क विजिट, सबसे इंपॉर्टेंट रेंट फ्री अकोमोडेशन। अच्छा मुझे एक बात बताना है, क्या कि पहले हमको एचआरए मिला यानी हाउस रेंट अलाउंस मिला, मतलब घर लेना था किराए पर, उसके लिए हमको पैसा दिया, उसके बाद में घर भी दे दिया। इतना अच्छा एम्प्लॉयर मुझे तो नहीं लगता किसी को मिला होगा। तो टोटली मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो एचआरए मिलेगा या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब कि घर दे दिया, और एचआरए मतलब रेंट फ्री सॉरी या फिर एचआरए मतलब हाउस रेंट का अलाउंस दे दिया, मतलब पैसा दे दिया। ठीक है, तो अलाउंस हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था हमने 50% अगर उन 4 सिटीज़ में, बाकी 40% और जो भी 10% ऑफ द सैलरी के एक्सेस जो भी जा रहा था रेंट पेड के वो था, और एक लास्ट अमाउंट जो एक्चुअली मिला था विच इज लेस एग्जाम्प्ट वो हमने पढ़ा था। अभी हम आ जाते हैं किस पे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो उसमें क्या प्रोविजन है,
इफ द हाउस इज ऑन बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल वैल्यू इज 15% ऑफ द सैलरी। ठीक है, अगर 10 लाख की पॉपुलेशन जो है उससे कम है पॉपुलेशन उस एरिया की तो 7.5%, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से कम है तो 10% है। ठीक है, तो उतना क्या हो जाएगा, सैलरी का देखते हैं। ठीक है, सैलरी किसको बोलते हैं वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी। बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस को सैलरी बोलते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर के अंदर डीएनएस अलाउंस, बेसिक सैलरी और जितने भी बाकी के अलाउंसेज हैं उन सबको लेके उसके बाद में फिर इसका 10% निकालना है। ठीक है, सैलरी का इसमें एग्जाम्पशन के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन में। बाकी सब्जी के सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस होता है। ठीक है, फिर आ जाता है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह है, वो तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना भी करते होता है। अच्छा, अगर जैसे बताती हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी फैसिलिटीज़ मिली है। ठीक है, तो ये सारी वैसे टैक्सेबल होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी फैसिलिटी उसके उसमें से जितना अमाउंट मतलब खर्च कर रहा है ना एम्प्लॉयर, कितना भी रियम्बर्स कर रहा है अगर एम्प्लॉय से, तो वो रियम्बर्समेंट वाला जो अमाउंट उसको लेस करके फिर बचा हुआ टैक्सेबल करना है ना, क्योंकि वो एम्प्लॉय का वैसे भी क्या खर्चा हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये रिविजन लेक्चर है। अब हम आ जाते हैं मोटर कार में। मोटर कार में क्या है, 1800 पर मंथ जितना क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर 1600 सीसी या उससे कम की गाड़ी दी है, और 2400 पर मंथ जितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर 1600 सीसी से ज़्यादा वाली गाड़ी दी है, और अगर ड्राइवर भी साथ में दिया है तो 900 पर मंथ जितना एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। ठीक है, गिफ्ट वाउचर्स वगैरह जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड जो है वो रिकवर्ड वगैरह। ठीक है, अच्छा, प्रोविडेंट फंड के लिए क्या बोला है, एक नॉर्मली बोला है कि एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता एटीसी में। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड है तो नहीं मिलेगा डिडक्शन, और एटीसी में डिडक्शन कितना मिलता है, 1,50,000 तक का मिलता है। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सुपर एन्यूशन में तो भी 1,50,000 तक का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लगे थे सैलरी के वो मैंने अभी तक डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन हाउस income from house property. Okay, so what is the concept in this chapter? There is a concept of whichever is higher, whichever is lower, whichever is higher. मैम ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो भी हमारा HRA है उसमें म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विचएवर इज हायर में से जो भी हायर अमाउंट आएगा उसको वापस कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट, विचएवर इज लोअर को कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल रेंट। मतलब कि आपके पास दो वैल्यू रहेगी, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विचएवर इज हायर। ठीक है, अगर सपोज फेयर वैल्यू 0 है और म्यूनिसिपल वैल्यू 10,000 है, हायर क्या है 10,000, उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट अगर 20,000 है तो उन दोनों में से क्या करना है, कम लेना है, 10,000 और 20,000 तो 10,000 लिया, फिर हमको कंपेयर करना है एक्चुअल से, उसमें वापस लास्ट में हायर, इसीलिए बोला हायर लोअर हायर, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर जो भी नहीं है उसमें से तो एक जीरो की वैल्यू ले लेना। जो भी आपका अमाउंट आएगा लास्ट वाला उसको बोलेंगे हम ग्रोस वैल्यू। ठीक है, उसमें से आप डिडक्ट कर लोगे, क्या डिडक्ट करना है मैम, एक तो होगा डिडक्शन के लिए म्यूनिसिपल टैक्स, ऐसा बोला है अगर 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल टैक्स है तो जितना म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखा है उसका 10% अमाउंट लेस कर देना, फिर उसमें से और लेस करना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, मतलब कि जितना भी अमाउंट आएगा उसका 30% तो डिडक्शन अपने आप ही मिल रहा है और 70% क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, मैं इतना डिस्कस कर रही हूँ अभी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, किसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, फर्स्टली वी शुड डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। तो इसमें क्या करना है, एक तो आता है रिवर्स वर्किंग और एक आता है सीधी वर्किंग। रिवर्स वर्किंग में क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, जो अकाउंट्स में दिखा रखा है वो वाला। तो मतलब आपने P&L बनाया होगा, हर इंसान 11th-12th पढ़ के आया है ना, डायरेक्ट इनकम टैक्स पढ़ने या कोई नहीं बैठा, आई नो दैट। तो जो आप इनकम टैक्स सॉरी जो आप अकाउंट्स पढ़ के आए उसमें P&L बनाया, याद है, उसमें नेट प्रॉफिट आता था, है ना, ग्रोस प्रॉफिट, फिर उसमें से कुछ एक्सपेंसेस लेस करके कुछ इनकम को ऐड करके आपको नेट प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, अब उस नेट प्रॉफिट को लेके, मतलब जो अकाउंट्स वाला नेट प्रॉफिट है उसको आपको कंसिडर करके उसमें क्या करना है, रिवर्स वर्किंग करनी है। मतलब कि जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं करता हमारा टैक्सेशन, तो आप उसको एड बैक कर देना। ठीक है ना, ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखे और ज़्यादा टैक्स देना पड़े। और ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस जिनको अलाउड नहीं किया उनको वापस एड बैक करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि पर्सनल नेचर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा जो भी इनकम्स है,
जो कि इस हेड की नहीं है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, कोई इक्विटी शेयर वगैरह से इनकम हो गई है, ठीक है, बेचने से, तो कोई इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, ऐसी सारी इनकम जो कि इस हेड की नहीं है उन सबको भी क्या करना है, यहाँ से लेस करना है। अगर ऐड कर रखा है पहले से अकाउंट्स वाले उसमें, ठीक है, तो उसको लेस करें। कोई डिप्रिशिएशन जो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लगा रखा है उसको लेस करके, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगी, उसको फिर आपको क्या करना है, मतलब जो डेप्रिशिएशन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लगाया उसको ऐड करो, फिर हमारे अकॉर्डिंग डेप्रिशिएशन को लेस करो, ठीक है। इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं किसमें, बिजनेस प्रोफेशन में, ठीक है। डोनेशंस वगैरह को भी वापस ऐड बैक कर देना अगर अलाउ नहीं करते तो, है ना। तो ये सब है। और अगर डेप्रिशिएशन हमारे अकॉर्डिंग लगाना कैसे, सबसे पहले ओपनिंग WDV, ठीक है। हर एक जो यहाँ पे कैपिटल एसेट है उसकी अलग अलग रेट्स है। जैसे कि बिल्डिंग जो है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके ऊपर 5% से डेप्रिशिएशन लगाना है। फिर बिल्डिंग जो ऑफिस वगैरह फैक्ट्री यूज़ के लिए है उस पर लगेगा 10%। फिर बिल्डिंग जो फर्नीचर वगैरह जो है 15%, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सॉरी 10%। फर्नीचर की रेट इंपॉर्टेंट है 10%। बिल्डिंग जो ऑफिस वाली है उसकी रेट 10% इंपॉर्टेंट है। प्लांट एंड मशीनरी जो है उस पर नॉर्मली जो 15% लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लांट एंड मशीनरी पे कितनी, 15%। फर्नीचर पे कितनी लगानी है, 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। अब शिप वेजल वगैरह जो है उन पर 20%। और अगर बस लॉरी टैक्सी वगैरह 30% इंपॉर्टेंट नहीं है, और एरोप्लेन्स पे 40% इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा कंप्यूटर्स पे 60% याद रख लेना अगर रहे तो। एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स 80% याद रहे तो रख लेना। एयर पोल्यूशन इक्विपमेंट्स 100% एप्रिशिएट। गवर्नमेंट क्या बोलती है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने वाली जो इक्विपमेंट्स है ना उनको पूरा डेप्रिशिएशन काउंट करके ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिशिएशन लगाओ, कम से कम प्रॉफिट बताओ, कम से कम टैक्स दो, फायदा देना चाह रही है गवर्नमेंट। ओके, फिर आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% याद रखना, ये डायरेक्टली कभी थ्योरी में पूछ सकते, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ओपनिंग WDV में से आप क्या लेस करने वाले हो, सॉरी ओपनिंग WDV में क्या ऐड करने वाले हो, जो भी उस ईयर परचेज किया हुआ जो होगा, ठीक है। जैसे फर्नीचर इस ईयर परचेज किया तो इस ईयर परचेज वाला ऐड कर लेना, और जो भी इस ईयर सेल कर दिया उसको लेस कर देना। तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग WDV आ जाएगी। उस पर आपको डेप्रिशिएशन का रेट लगा देना है, ठीक है। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी इस ईयर नहीं खरीदी है तो उस पर एक एडिशनल डेप्रिशिएशन का रेट है 20%। सिर्फ नहीं खरीदी हुई के अमाउंट पे 20% भी लगेगा। मैंने इसका क्वेश्चंस भी कराया था अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। और अगर 180 दिन से कम यूज़ किया हुआ है तो जो नॉर्मल रेट्स है उसका 0.5% लगेगा। जैसे 15% की बजाय 7.5% लगेगा। जहाँ पे 10% लगता है वहाँ पे 5% लगेगा। 180 दिन से ज़्यादा अगर यूज़ किया है तो पूरा रेट, 180 दिन से कम यूज़ किया है तो आधा रेट है, ठीक है। और एडिशनल एप्रिशिएशन प्लांट मशीन पे कितना, अगर नहीं खरीदी हुई है 20%, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है WDV का। अब हम आ जाते हैं इसके जो एक्स्ट्रा प्रोविजंस है किसके, PGBP के 32AC। अगर इन्वेस्टमेंट किया है 32AC सेक्शन है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी में तो ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट जो है न्यू प्लांट एंड मशीनरी का अगर 25 करोड़ से ज़्यादा है तो सीधा 15% का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। 32AD में इन्वेस्टमेंट अगर किया है बैकवर्ड एरिया क्या क्या बताया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, बंगाल, इन सब में कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट का क्या मिल जाएगा आपको फायदा। फिर आ जाता है 33AB, टी कॉफी रबर, सुना होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सम इक्वल टू द डिपॉजिट और 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है। इन दोनों में से जो भी एक अमाउंट है कम है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। साइट रिस्टोरेशन फंड में इसका आ जाता है सेक्शन 33ABA, और ये आ जाता है सम इक्वल टू द अमाउंट डिपॉजिटेड 20% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज लेस, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह ये सब आपको थोड़ा याद रखना। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट सेक्शन 35, जिसमें आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो कितना आपको डिडक्शन अलाउड कर रहे हैं, बोलते हैं कि अगर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या सेंटर है तो कितना 175%। और वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी सेंटर जो है वो अगर रिसर्च करे किसमें, सोशल और स्टेटिस्टिकल में, तो 125%। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया साइंटिफिक रिसर्च में, कुछ बड़ा ही सामान ही खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी खरीदना, पूरा 100%, जितना खर्चा किया उतना। नेशनल लेबोरेटरी पे 200%, मतलब आप सोचो साइंटिफिक रिसर्च में जितना खर्चा करें उससे ज़्यादा का आपको फायदा मिल रहा है, 125%, 175%, 200%, मतलब डबल अमाउंट, ठीक है। तो आपको डिडक्शन मिलता है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। सेक्शन कौन सा बताया मैंने, 35। नाउ वी आर ऑन 35AD, विच इज डिडक्शन ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस। मैम व्हाट इज द स्पेसिफाइड बिजनेस, बताने के लिए तो मैं बैठी हूँ। क्या होता है स्पेसिफाइड बिजनेस, पूरा 100% के अमाउंट का क्या हो जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस किया है। कौन कौन सा, कोल्ड चेन, वाटर हाउसिंग, नेचुरल
गैस, पेट्रोलियम, ऑयल पाइपलाइन, होटल्स वगैरह जो है 2 स्टार वाले हैं, और हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपिंग या प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स का, या फिर इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, बी कीपिंग का, वाटर हाउस फैसिलिटीज, पाइपलाइंस और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी कंडक्टर, वाटर फैब्रिकेशन, हॉस्पिटल्स अप टू 100 बेड्स, इस तरह के कुछ बिजनेसेस है वो आप कर रहे हो ना, तो उनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 100% ऑफ द अमाउंट का आपको क्या मिल जाएगा, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, आपको खर्चे का 100% का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन अलाउड है। ठीक है, 35 DD में बता रखा है अमालगमेशन डीमर्जर पे खर्चा है तो 5 सालों तक आपको क्या मिलेगा, उनका 1/5 करके आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। 35 DD है अमोटाइजेशन ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसमें भी वही 1/5 वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेम। 35E में अमोटाइजेशन डेवलपिंग मिनरल्स, सर्टेन मिनरल्स के लिए बोल रखा है 10 सालों का कॉन्सेप्ट है, इसमें 10 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर 10,000 का अमाउंट है तो 1000 ऐसे करके 10 सालों तक आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में भी 1/5 है। ठीक है, इसमें भी 1/5 है। फिर आ जाता है हमारे पास में 43B में क्या रखा है, जो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, जैसे टैक्स है, सेस वगैरह है, बोनस वगैरह है, इंडियन रेलवेज को कुछ पे किया है तो जब आप पे करोगे ना तब आपको डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे, ड्यू होने पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वही मैं बता रही हूँ, बाकी इसमें ICDS भी लग गए हैं अब, इसके अलावा ड्यू बेसिस, पेमेंट बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस वगैरह, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं डिस्कस करी, बस थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखो। 44AA में क्या बता रखा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करना है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको 10 लाख से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको बुक्स वगैरह मेंटेन करना है। और अगर आप क्या करते हो, आपकी दूसरी इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, जैसे कि हम CA लोग हैं, हमारी प्रोफेशनल इनकम होती है ना, तो जो आपकी सर्विसेज से जो आपका रिसीव हो रहा है तो उसके लिए बोलते हैं कि 1,20,000 से ज्यादा का अगर अमाउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 1,20,000 से ज्यादा अगर आप कमा रहे हो पूरे साल में तो आपको बुक्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। ऑडिट कब करवाना है, प्रोफेशनल्स के लिए बोला 50 लाख से ज्यादा का अगर आपका रिसिप्ट है फ्रॉम प्रोफेशन, और बिजनेसमैन के लिए बोला है टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और इक्वल टू 1 करोड़, देन यू शुड डू यू शुड हायर द ऑडिटर्स। ठीक है, ऑडिट करवानी पड़ेगी 44AB में। फिर आ जाता है क्लाइंट हायरिंग और ट्रक्स वगैरह के लिए 44AB वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं कि अगर आप एक तो 10 जो कैरिज है 10 मोर देन 10 गुड्स से कम होना चाहिए और 7,500 एवरी मंथ आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। 44ADA में क्या बोल रखा है, प्रोफेशन से अगर 50 लाख से कम का इनकम है तो प्रोविजनल बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, टैक्स का आप मतलब आपको उसमें दूसरे एक्सपेंडिचर जैसे रेपिटेशन वगैरह कुछ है उन सब का डिडक्शन नहीं मिलेगा और आप प्रोविजनल बेसिस पे भी टैक्स वगैरह आप पे कर सकते हो, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, 50%। अब हम आ जाते हैं हम डिस्कशन ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके लिए हमको देखना है हाउस प्रॉपर्टी अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 36 मंथ्स के बाद 3 साल बाद बेचिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 मंथ्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 मंथ्स, डायमंड्स के लिए 36 मंथ्स, अनलिस्टेड शेयर के लिए क्या है 24 महीने 2 साल। ठीक है, तो अनलिस्टेड शेयर्स 2 साल पहले बेचे शॉर्ट टर्म, 2 साल बाद बेचे, खरीदने के 2 साल बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा या कैपिटल लूज रहेगा। ठीक है, और अगर वही लिस्टेड शेयर है तो 12 महीने का टाइम है, 1 साल का। अब आ जाते हैं हम इसमें एक प्रोविजन क्या रहेगा, इंडेक्सेशन रहता है, पता है इस ईयर का इंडेक्सेशन क्या है आपको पता है, इस ईयर का इंडेक्सेशन है जो 301। ठीक है, और 2001-2 का तो आपको पता ही होगा 100 लेते हैं हम इंडेक्सेशन, जो इंडेक्सेशन हमारे चेंज अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसका भी आपको इंडेक्सेशन करना है। ठीक है, ये भी आपको बताइए। फेयर वैल्यू जो है अगर प्रीवियस ओनर की दे रखी है 1981 के पहले की, तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच इज हायर दे रखा है वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रही हूँ। एक इसका जो ढांचा होता है वो क्या होता है आपको पता होगा, सबसे पहले जो ट्रांसफर वैल्यू है वो आती है। ठीक है, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ जो भी आपका एक्विजिशन का है वो लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस करोगे तो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। उसमें से आप जो भी सेक्शन 54 के एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं उनको लेस करो, जैसे कि एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी उन्हीं 2 सालों में या फिर 1 साल पहले से आपने बनवानी शुरू कर दी, तो ऐसा कुछ किया है तो सेक्शन 54 में आपको डिडक्शन मिल जाएगा तो वो लेस कर देना। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे से प्रोविजन है कैपिटल गेन के, और कुछ नहीं इसमें। अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि जो भी इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है, ठीक है, तो वो अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, तो उससे भी तो इनकम हो रही है। गिफ्ट से जो इनकम हो रही है तो वो कहाँ एग्जेम्प्ट होगी, कहाँ टैक्सेबल होगी, तो वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में। ठीक है, अभी आपके जो बीकॉम लेवल पे इतना
इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट, इन सब से जो अमाउंट मिल रहा है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्ट वाला अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी रेट दे रखी है और इतने का आपका डिवेंचर है तो उस रेट को उस डिवेंचर पे अप्लाई कर लेना तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, ग्रोसिंग अप वाला भी कॉन्सेप्ट आ सकता है आपको कि टोटल नेट अमाउंट दे रखा होगा उसको ग्रोसअप करके फिर इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, और एक जो रिलीफ बॉन्ड है, यूटीआई की डिविडेंड है, इन सब पे जो टैक्स मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड से अच्छा क्लबिंग वाला थोड़ा बहुत बता देती हूँ। क्लबिंग में क्या होगा कि अगर जो भी जो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो 1500 तक तो एग्जाम्प्ट है, और अगर उसकी खुद की स्किल से मिली उसको ऐसी कोई इनकम है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उसकी खुद की जो स्किल से मिली है। बाकी अगर उसकी टैक्सेबल होगी तो पेरेंट्स में से जिसकी भी इनकम हायर है उसमें टैक्सेबल हो जाएगी। रेमुनरेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर रेमुनरेशन जो है वो दोनों ही जो स्पाउस है उन दोनों को ही क्या कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है दोनों का ही। ठीक है, उस कंपनी में, तो जिसका भी हायर अमाउंट है उसमें दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्लब के वो है। बाकी सेट ऑफ के लिए मैं बता देती हूँ, सेट ऑफ में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो किसी में भी सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, और जो सैलरी है उसमें तो लॉस होता ही नहीं, सेट ऑफ की बात ही नहीं। अगर लॉस हो जाता है ना उस प्रॉपर्टी में तो वो किसी और हेड में सेट ऑफ हो सकता है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। बिजनेस का जो लॉस है तो अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो सिर्फ स्पेकुलेटिव के ही प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस है तो स्पेसिफाइड से ही सेट ऑफ होगा। लेकिन अगर नॉन स्पेसिफाइड है तो वो क्या हो सकता है, स्पेसिफाइड से वो हो सकता है, दूसरे से भी क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन सैलरी और बिजनेस के आपस में बनती है तो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। कैपिटल गेन है तो अगर शॉर्ट टर्म है तो वो अपने बड़े भाई से सेट ऑफ हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लूज हो गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बता रहे वो शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होगा। अदर सोर्सेज जो है उसमें क्या है, हॉर्स रेसेस की जो हॉर्स रेसेस जो है वो सिर्फ हॉर्स रेसेस से बाकी लोग जो है अदर सोर्सेज के वो दूसरे हेड से भी सेट ऑफ हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाता है कैरी फॉरवर्ड कब तक होगा, सेट ऑफ नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड तो होना पड़ेगा। तो कैरी फॉरवर्ड होगा हाउस प्रॉपर्टी 8 ईयर्स तक, अदर सोर्सेज 4 ईयर्स तक। बिजनेस वाला जो इसमें स्पेकुलेटिव और स्पेकुलेटिव स्पेसिफाइड 4 साल तक, लेकिन जो नॉन स्पेसिफाइड है वो अनंत कितने भी टाइम तक हो सकता है। ठीक है, कैपिटल गेन दोनों ही 8 साल तक क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा मैं डिस्कशन भी नहीं लेना चाहती इस टॉपिक को। अभी हम आ जाते हैं सेक्शन 10 की इनकम्स कौन कौन सी एस से अगर इनकम हुई है तो वो सेक्शन 10 में एग्जाम है। अगर एग्रीकल्चर उसको भी प्रमोट करना है तो उसमें कोई इनकम हुई है तो उसको भी एग्जाम किया है सेक्शन 10 में। और इंटरेस्ट अगर नॉन रेजिडेंट को पे किया है तो वो भी एग्जाम है। सैलरी अगर मिल रही है तो वो तो टैक्सेबल है आउट ऑफ इंडिया से। ठीक है, गवर्नमेंट से मिल रही है सैलरी, लेकिन परक्विजिट्स वगैरह दे रखी है तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट किसी ऐसे एम्प्लॉय को जिसको बाहर आउट ऑफ इंडिया हायर कर रखा है उसको कोई परक्विजिट दे रखा है, दे रही है तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको रिवोकेबल ट्रांसफ़र वाला जो प्रोविज़न है वो रहने दो, फिर डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, टैक्स रेट्स अगर लॉन्ग टर्म पे है तो डायरेक्ट 20%, अदर सोर्सेज पे 30% और शॉर्ट टर्म पे 15%। और स्लैब रेट्स में सैलरी के लिए बताई चुकी हूँ। फॉर्म वगैरह पे सीधा 30% रेट लगती है, 3% का सेस है। बाकी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% सरचार्ज वगैरह है। छोटे छोटे प्रोविजन से जो मैं जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, अगर एच है तो उसमें दया भाग और मिताक्षरा 2 तरह के मतलब एच के टाइप होते हैं। पहला तो अगर बाई बर्थ जो है तो वो होता है मिताक्षरा, और नॉट बाई बर्थ आफ्टर डेथ होता है तो वो होता है दया भाग। ठीक है ना, इसमें मुझे और कुछ ज़्यादा डिस्कशन जैसा नहीं लग रहा है, तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, मैंने एक जस्ट आपको रिवाइज करने की ट्राई की है सारा पूरा इनकम टेस्ट के मिनिमम शॉर्ट डिविएशन। थैंक यू वेरी मच। एक मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जर्नी ऑफ CA में आएगा। ठीक है, बिल्कुल उस पर आएगा। मैं कब से प्लान कर रही हूँ उसको, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही टाइम मिलता है मेरी जो जर्नी है